नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी संज्ञा पर। आशा है कि आप संज्ञा सही से समझ गए होंगे और उसकी पहचान में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। आज हम एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और वह है समास। समास एक ऐसा विषय है जिसकी पहचान में या विग्रह करने में हमें कई बार बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप आसानी से समास को पहचान सकेंगे और उसका विग्रह भी कर सकेंगे। तो तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला चित्र रसोई घर का है और दूसरा घर का है। नीचे लिखा है रसोई के लिए घर, जिससे बना एक नया शब्द रसोई घर। उसी प्रकार नीचे पुस्तकें हैं और साथ में एक घर बना हुआ है। घर को आलय भी कहा जाता है और पुस्तकों के लिए आलय क्या बनेगा? पुस्तकालय। आपने एक नए शब्द पर यदि ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि वहां के लिए का लोप हो चुका है, यानी के लिए जो हमारा शब्दांश था वो हट गया है, वो विभक्ति चिन्ह उस जगह से हटा दिया गया है और हमारे सामने नया शब्द उभर कर आता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है समास। यानी दो और दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं वह समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या है? छोटा रूप देना। जब हम अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाते हैं तब वो प्रक्रिया समास कहलाती है। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया जो नया सार्थक शब्द होता है या पद होता है उसे हम समास कहते हैं। अब पद क्या होता है? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पद कहते हैं और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह लगा होता है या विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। लोप होने का अर्थ होता है वो हट जाता है या गायब हो जाता है वहां से। जैसे हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं राजा का पुत्र। यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह लगा है, यदि हम इसे हटा दें तो हमारा जो समस्त पद बनेगा वह बनेगा राजपुत्र। उसी प्रकार कमल के समान चरण में यदि हमने के समान हटा दिया तो बनेगा चरण कमल। और समस्त पद क्या है? समस्त माने पूरा, पद माने जो नया शब्द बनेगा, हमारे पास शब्द आता है तो पूरा जो शब्द बनेगा वो समस्त पद कहलाता है। आइए जानते हैं समस्त पद क्या है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखें तो राजा का पुत्र से बना राजपुत्र। यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है। उसी प्रकार से कमल के समान चरण में के समान हटने पर चरण कमल हमारे सामने आता है। तो समस्त पद क्या है? समस्त माने पूरा, पद माने शब्द। जो पूरा नया शब्द बनकर हमारे सामने आया वो कहलाया समस्त पद। समास की जो यदि हम देखें समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद उसे हम पूर्व पद कहते हैं और एक होता है दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व का अर्थ है पहले वाला और उत्तर का अर्थ है दूसरा वाला, यानी कि जो बाद वाला पद है। उदाहरण देखिए, तुलसी कृत शब्द जो हमारा समस्त पद है उसमें तुलसी पूर्व पद है और कृत हमारा उत्तर पद है। यानी जो पहला शब्द है वो पूर्व पद है और जो दूसरा शब्द है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। समझ गए हैं आप? तो हम आगे बढ़ते हैं कि समस्त पद क्या है। जो समास की प्रक्रिया से बनता है, जो नया शब्द सामने आता है वो समस्त पद है और उसमें दो पद होते हैं। पहला पद यानी पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा शब्द है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। संधि और समास में अंतर है। संधि वर्णों यानी कि ध्वनियों के बीच में होती है। ध्वनियों का मेल होता है तो संधि होती है। इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता या ना ही शब्दों का लोप होता है। जैसे देव और आलय। देव में पहला शब्द जो है हमारा देव है और आलय हमारा दूसरा शब्द है। देव में अंतिम जो ध्वनि है हमारी व में अ की ध्वनि मिली हुई है। उसी प्रकार आलय का जो आरंभ है वह आ से हो रहा है। तो यहाँ पर व का अ, आलय का आ दोनों मिलकर बनाते हैं देवालय। उसी प्रकार है नर और इंद्र में र में अ की ध्वनि है। इंद्र में जो पहली ध्वनि है वो ई की है, तो अ और ई के मेल से ए की ध्वनि बनती है और हमारा शब्द बनता है नरेंद्र। परंतु समास में दो शब्दों के बीच में मेल होता है, वहां पर विभक्ति या फिर शब्दों का लोप हो जाता है, वहां से वो हट जाते हैं।
जैसे माता और पिता, यहां से यदि हमने और हटा दिया तो हमारा जो समस्त पद बनेगा वो होगा माता पिता। उसी प्रकार राह के लिए खर्च में के लिए हटाने पर हमारा समस्त पद बनता है राह खर्च। यहाँ पर ध्वनियों का मेल नहीं हुआ, अपितु यहाँ पर बीच में जो विभक्ति चिन्ह लगे हुए थे या शब्द लगा हुआ था उसे हटा देने पर नया शब्द हमारे सामने आता है। तो समास में दो पद पास में आ जाते हैं और संधि में दो वर्ण पास में आकर मिलकर एक नई ध्वनि बनाते हैं। आप समझ गए हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह पर आते हैं। समास विग्रह का क्या अर्थ है? विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, यानी जब हमने समस्त पद बनाया उस समस्त पद के सभी पदों को यानी सभी शब्दों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जो समस्त पद गिरिधर है उसे यदि हम अलग अलग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? गिरि को धारण करने वाला। उसी प्रकार निर्भय समस्त पद है, जब हम उसे अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बिना भय के। समास के भेद पर आते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय और अंतिम यानी छठा समास है बहुव्रीहि समास। आइए अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्यय माने जिसमें कभी कोई खर्च ना हो यानी परिवर्तन ना हो। अव्यय वो पद होते हैं जिनमें लिंग, वचन और किसी अन्य कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय हो यानी उसका रूप कभी भी ना बदले, वह अव्ययी समास कहलाता है। जैसे आ जन्म, इसमें जन्म भर है जो विग्रह होगा इसका, इसमें जो पहला पद लगा हुआ है और जो दूसरा पद है वो है जन्म। अब आ शब्द जो है हमारा, जो आ है पहला पद, वो अव्यय है यानी कि उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। अव्ययी भाव की जो समासेस की पहचान का क्या आसान तरीका है कि जो समस्त पद होता है उसके आरंभ में भर, निर, आ, प्रति, यथा, बे, उप, अधि, अनु जैसे उपसर्ग लगे हुए होते हैं। तो आसानी से आप इन्हें पहचान सकते हैं। यदि किसी भी समस्त पद के आरंभ में इस प्रकार के जब उपसर्ग लगे हों तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें पूरा का पूरा पद ही क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है। तो ये बहुत ही सरलता से आप इसे पहचान सकते हैं। तो आप समझ गए, अव्ययी समास की पहचान बहुत ही सरल है। आपको बस यह देखना है कि उसमें यदि इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा है या इस प्रकार का कोई भी उपसर्ग लगा है पहले पद में तो वो अव्ययी भाव समास होगा। आइए दूसरे पद की ओर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे मान लीजिए समस्त पद है यथा समय। अब यथा जो है पूर्व पद है और समय हमारा उत्तर पद है। समय के अनुसार, यथा शीघ्र शीघ्रता से, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, प्रतिपल हर पल, आमरण मृत्यु तक, अनुकूल मन के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार, रातों रात रात ही रात में, कानों कान यानी कान ही कान में, भूखमरा भूख से मरा हुआ, बेखटके बिना खटके। आपने देखा कि सभी जो पद हैं समस्त पद, उनके आरंभ में यथा, प्रति, आ, अनु या फिर बे इत्यादि लगा हुआ है। तो इनको आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये हमारे अव्ययी भाव समास हैं। आइए अब दूसरे समास की ओर चलें। तत्पुरुष समास को पहचानना बहुत ही सरल है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करता है। विग्रह में जो भी कारक चिन्ह सामने आता है उसी कारक चिन्ह वाला वो समास हो जाता है। आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, पहचानने का सरल तरीका है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सूरकृत यानी सूर के द्वारा कृत या सूर के द्वारा कृत जो है इसमें के द्वारा जो है वो हट जाएगा और सूरकृत बना है और के द्वारा कहाँ आता है, हमारे करण कारक होता है, तो इससे बनेगा करण तत्पुरुष। उसी प्रकार राह के लिए खर्च। अब यहाँ के लिए जो कारक चिन्ह है वो किस में लगता है, संप्रदान कारक में लगता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष होगा।
उसी प्रकार राजा का कुमार, का कहाँ लगता है? का के की संबंध कारक में लगता है। तो ये संबंध तत्पुरुष हुआ। कितनी आसान पहचान है इसकी, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का कारक चिन्ह लगा होगा उसी कारक वाला वो समास होगा। इस प्रकार तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनके ऊपर आते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार हमारे जो कारक चिन्ह है, जो करता है, उसको छोड़कर जो बाकी सारे हैं हमारे, उसके हिसाब से यदि देखें तो अंत वाला और आरंभ वाला जो कारक है उसे छोड़कर जो बीच वाले हमारे 6 कारक होते हैं उनके आधार पर तत्पुरुष समास के भेद बने हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। हमने पहले भी देखा उदाहरण में कि इसमें कर्म जो कारक है उसकी विभक्ति होती है को। यहाँ पर को का लोप हो जाता है और हमारा जो समस्त पद बनता है वो फिर बनता है कर्म तत्पुरुष। जैसे नगरगत दिखा हुआ है तो नगर को गत यानी नगर को गया हुआ, मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला, कुंभकार कुंभ को बनाने वाला, यश प्राप्त यश को प्राप्त, शत्रुघ्न शत्रु को मारने वाला। आप आसानी से समझ गए यहाँ पर कि किस प्रकार से कर्म तत्पुरुष को पहचाना जा सकता है। को विभक्ति लगती है और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो को का लोप हो जाता है और इसकी पहचान यही है कि जब भी को लगा हुआ हो विग्रह करने पर तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। अगले उस पे आते हैं करण तत्पुरुष। करण की क्या है विभक्ति? से और के द्वारा। जब हम विभक्ति चिन्ह देखते हैं ये वाला तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा समास होगा हमारा करण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित हाथ से लिखित, गुण युक्त गुण से युक्त, भयाकुल भय से आकुल, मन चाहा मन से चाहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो से विभक्ति चिन्ह है उसे पीले रंग से दिखाया गया है ताकि आप आसानी से पहचान सके कि जो से है उसका लोप होने पर हमारा करण तत्पुरुष समस्त पद बनेगा। संप्रदान तत्पुरुष पर आते हैं। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पर देखिए देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, डाक के लिए गाड़ी से बना डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, राह के लिए खर्च राह खर्च, पुस्तक के लिए आलय पुस्तकालय। जब के लिए का लोप हो जाएगा तब आपका समस्त पद बनेगा और वो होगा संप्रदान तत्पुरुष। कितनी आसानी से आप पहचान सकेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से कारक चिन्ह लगे हुए हैं। अब आते हैं अपादान तत्पुरुष पर। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी अलगाव दिखाता है जहां पर किसी चीज से अलग होना। पद से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, देश निकाला में देश से निकाला, स्वाद रहित स्वाद से रहित, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलगाव है, यहाँ पर जोड़ नहीं रहा है किसी उससे, किसी चीज से अलग हटा रहा है। जैसे देश से निकाल देना, पद से हटा देना, ऋण से मुक्त कर देना। तो इस प्रकार जो से विभक्ति है, ये वाली से विभक्ति जब होगी तो अपादान तत्पुरुष हमारा जो समस्त पद है वो बनेगा। इसके बाद बारी आती है संबंध तत्पुरुष की। संबंध जो हमारी है उसकी विभक्ति आप आसानी से पहचान सकते हैं, का के की। जिस प्रकार उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में है कन्यादान। कन्यादान की जब आप विग्रह करेंगे तो बनेगा कन्या का दान। सेनापति का विग्रह होगा सेना का पति। गृह स्वामी में गृह का स्वामी। पराधीन पर के अधीन। देश रक्षा देश की रक्षा। तो सरलता से पहचान सकते हैं आप, जब का के की लगा हुआ हो यदि, तो उस प्रकार आप का के की हटाएंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा समस्त पद? संबंध तत्पुरुष। है ना कितनी सरल पहचान संबंध तत्पुरुष की। जब का के की लगा हो तो संबंध तत्पुरुष होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। जब में और पर का लोप हो जाता है तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष समस्त पद बनता है। देखिए, लोक में प्रिय लोकप्रिय, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, आप पर बीती आप बीती, आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर। शरणागत में विग्रह करने पर बनेगा शरण में आगत।
तो इस प्रकार आप आसानी से तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। सीधी सरल सा उपाय है कि आपको देखना है कि यहाँ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा विग्रह होने पर, उसी प्रकार का वो तत्पुरुष समास होगा। चलिए आप देखते हैं हमारा तीसरा जो समास है वह है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय की पहचान बहुत ही सरल है। आप नीचे देखिए लिखा हुआ है, कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। यहाँ पर जो एक पद होता है विशेषण का काम करता है और दूसरा जो पद है वो विशेष्य का काम करता है। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। इसमें लिंग और वचन भी समान होते हैं। तो ध्यान से पढ़ें एक बार। जिस पद में जिसके जो दोनों पद हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं और विशेषण विशेष्य का कार्य कर रहे होते हैं, उनके लिंग और उनके वचन भी समान होते हैं, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है? नीला है, यानी कि एक विशेषण है और एक विशेष्य है। कंठ जो है शब्द वो विशेष्य है क्योंकि वो संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण क्या है? नीला। उसी प्रकार महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। जहां पर भी कैसा शब्द का उत्तर मिल जाएगा वहां पर वो जो कैसा का उत्तर होगा वो आपका विशेषण होगा। जैसे चरण के समान कमल, कैसे चरण है? कमल के समान है, तो बना चरण कमल। नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो यहाँ पर कमल हमारा विशेष्य है और नीला विशेषण है। महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है, उससे बना महात्मा। तो कितनी सरलता से आप पहचान सकते हैं। जब विग्रह करें आप, विग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा समास सामने आपके प्रकट होगा। तो जब आप विशेषण और विशेष्य के रूप में उसका विग्रह करेंगे, है जो यदि लगा होगा या के समान लगा होगा, तब वहां पर कर्मधारय समास होगा। ध्यान रखिएगा, यदि है जो और के समान आप लगा हुआ देखें तो समस्त पद कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास। पहला पद क्या होगा? यहाँ पर पहला होगा विशेषण और दूसरा होगा विशेष्य। चलिए अब चलते हैं चौथे समास पर। चौथा समास है द्विगु समास। सबसे सरल है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। संख्या दिखाई दे रही होती है आपको सामने, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो और वो विशेषण हो, तब वह द्विगु समास कहलाता है। नीचे भी देख सकते हैं, सरलता से पहचानने का तरीका नीचे लिखा हुआ है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, नव माने 9, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार, अष्टधातु 8 धातुओं का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार। आप यदि देखें तो पीले रंग से वहां पर दिखाया गया है सारी संख्याएं हैं जो बहुत सरलता से पहचानी जा सकती हैं। तो द्विगु समास की पहचान बहुत ही सरल है। पहला पद संख्यावाची। अब आगे चलते हैं पांचवें पर। पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। इसकी अगर देखें बहुत ही सरलता से आप इसे पहचान सकेंगे। इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, या फिर यदि आप देखेंगे जो हम विग्रह करेंगे तो बीच में और, अथवा, या, एवं ये लगाया जाता है। कैसे? धन और दौलत, धन दौलत, मारपीट, मार और पीट, गुण दोष, गुण और दोष, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी। यहाँ ऊपर धन दौलत के बीच में और लगाना भूल गए हैं, तो ध्यान मत, इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर और थोड़ा हट गया है, यहाँ से अशुद्धि है, लेकिन आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर बीच में योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह लगा होगा। ये शब्द युग्म होते हैं, यानी शब्दों के जोड़े होते हैं। शब्द युग्म आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जब बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो शब्द युग्म हो जाते हैं और वहां पर द्वंद्व समास होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं यहाँ पर भी। तो है ना कितनी आसान इसकी पहचान। बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह, और इनका विग्रह करने पर और, अथवा, या इत्यादि लगाया जाता है। आइए चलें अंतिम हमारे भेद की ओर। अंतिम भेद है जो हमारा वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान भी बहुत ही सरल है।
इसके विग्रह पर कोई एक नया शब्द बनता है या कोई नया तीसरा पद ही प्रधान होता है। यहाँ पर दोनों पद की बात नहीं हो रही होती, कोई अन्य पद सामने आता है हमारे। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब यहाँ जिसका माने किसका? गणेश के लिए कहा जा रहा है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। किसका पीत है अंबर? कृष्ण का। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। मृत्यु को जीतने वाला, किसने मृत्यु को जीता है? शिव ने, तो मृत्युंजय। दश हैं आनंद जिसके, किसके हैं दश आनंद? रावण के, तो दशानन बन गया। उसी प्रकार तीन हैं लोचन जिसके, तो वहां पर कौन आएंगे? शिव। शिव के तीन नेत्र हैं। तो अगर आप देखें जिसका, जिसके, जिसका, जिसके, बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। जब इस प्रकार का आप शब्द देखते हैं अंत में, तो विग्रह करने पर यदि आप इस प्रकार का विग्रह करते हैं, कोई नया शब्द सामने आता है, नया पद सामने आता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर सरलता से आप पहचान सकते हैं, जिसका, जिसके, वाला यदि लिखा है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। नीचे देखिए, विग्रह करने पर नया शब्द बनता है ना, या फिर नया तीसरा कोई पद सामने आता है। तो कितनी आसानी से आपने पहचान लिया। सबसे पहले हमारा क्या था? सबसे पहला जो था समास की पहचान के सरल उपाय, एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। उसमें अव्ययी भाव समास में था कि पहला पद प्रधान होता है और वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है और इनमें क्या लगा होता है? विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है। कर्मधारय समास में क्या पहचान थी इसकी? यहाँ पर एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, और दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी संख्या का बोध करा रहा होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह लगा होता है। और अंतिम यानी जो छठा हमारा भेद था, उसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। यदि आप इसी बात को ध्यान रखें, जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्हें याद कर लें, तो आप कभी भी समास को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। अव्ययी भाव, उपसर्ग होगा पहला पद, तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान होगा और इनमें विभक्ति चिन्ह लगे होंगे। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। द्विगु में पहला संख्यावाची पद होता है। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों शब्द युग्म कह सकते हैं। आपकी वहां पर जो पद होता है समस्त पद, वो शब्द युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में दिखाई देता है। और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ या व्यक्ति या नाम प्रधान होता है। कितनी सरल है ये पहचान। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से अब इन्हें पहचान सकेंगे। लेकिन एक बार दोहराते हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर कैसे समझेंगे आप। कई बार इसमें थोड़ा सा लोगों को समझने में और या फिर पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इन दोनों समासों में अंतर को समझने के लिए उनके विग्रह पर ध्यान देना होगा कि हम इनका विग्रह कैसे कर रहे हैं, इनको अलग अलग कैसे कर रहे हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, जैसे कि अभी आपको बताया था। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन क्या है? हमारा विशेष्य है। यहां पर इसलिए कर्मधारय है। और बहुव्रीहि समास में क्या होगा? पूरा का पूरा पद ही संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, कैसे? चक्र को धारण करता है जो, या चक्र को धारण करने वाला। तो ये पूरा का पूरा जो विग्रह है, उसको जब हम समस्त पद के रूप में लिखेंगे, चक्रधर या फिर श्री कृष्ण के रूप में लिखा जाए, तब क्या होगा? वो पूरा का पूरा जो पद है हमारा, वो विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है किसी संज्ञा के लिए। तो कितनी आसान है पहचान। अब एक और देखते हैं, जिसमें हमें लगता है कि थोड़ी सी कठिनाई का सामना होता है कई बार, वह है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। कई बार जब संख्यावाची वहां पर बहुव्रीहि में भी दिखाई देता है और पहचानने में कठिनाई हो, तो उसके लिए हम ये देखते हैं। बहुव्रीहि समास में पूरा पद विशेषण का काम करता है, जैसा कि अभी बताया गया। और द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची है। उदाहरण के लिए देखिए, दशानन यदि लिखा है दश आनन हैं जिसके, यानी रावण, तो होगा बहुव्रीहि। यदि लिखा जाए विग्रह, देखिए मैंने अभी दोबारा कहा, विग्रह करने पर आपके जो भेद हैं वो प्रकट होते हैं। जैसा आप विग्रह करेंगे उसी प्रकार का भेद दिखाई देगा। तो यहाँ पर दशानन को द्विगु में भी बदला जा सकता है। कैसे?
10 आननों का समूह यदि आप लिखते हैं, यानी कि एक समूह के रूप में उसे दिखा रहे हैं, आप व्यक्ति के रूप में नहीं दिखा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अब यहाँ जिसकी का मतलब है कौन है ऐसा व्यक्ति, यानी विष्णु, तो बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन यदि हमने लिखा 4 भुजाओं का समूह, तब वो क्या होगा, द्विगु समास। तो आप समझ गए कि यदि है जिसके या वाला हो तो बहुव्रीहि समास है, यदि वो समूह या समाहार के रूप में आप उसका विग्रह कर रहे हैं तो वो द्विगु समास है। आइए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं जो हमें समास के विषय में ध्यान रखनी है। समास का भेद उसके विग्रह पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि जिस प्रकार का आप विग्रह करेंगे वैसा ही उसका भेद प्रकट होगा। तो जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। जैसे पीतांबर में पीत है जो अंबर, अब यहाँ पर अंबर यानी कपड़े की बात की जा रही है कि कपड़ा कैसा है, पीला है, तो कौन सा होगा, कर्मधारय। लेकिन यदि कहा जाए पीत है अंबर जिसका, यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। स्वरूप में सुंदर है जो रूप, यानी रूप कैसा है, सुंदर है, तो कर्मधारय है। यदि लिखा जाए सुंदर है रूप जिसका, यानी किसी एक विशेष स्त्री की बात की जा रही है या पुरुष की बात की जा रही है, तो वो बहुव्रीहि समास के रूप में प्रकट होगा। तो आशा है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो हमने छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं आपको, उन्हें याद रखेंगे ताकि आप सरलता से समास को पहचान सकें और विग्रह भी उसका अच्छे से कर सकें। आइए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा और कितना समझा। कुछ परीक्षा हो जाए। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, पहचानिए जरा। गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। याद रखिए अव्ययी भाव में पहला जो पद होता था वह उपसर्ग के रूप में आपके सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन से समस्त पद में पहले उपसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। प्रतिदिन जो है वो हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर प्रति जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है दिन के पहले। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय की पहचान आपको याद होगी। यहाँ पर एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। चक्रपाणी, चौराहा, नीलांबर या माता पिता। ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यहाँ पर पहला पद क्या होगा, हमारा विशेषण, और दूसरा पद होगा विशेष्य। इसमें कौन सा है ऐसा समस्त पद जिसमें ऐसा है। बिल्कुल ठीक, जो तीसरा पद है, जो तीसरा हमारा विकल्प है नीलांबर, वो हमारा कर्मधारय समास है। नीला जो है वह उसका विशेषण है और अंबर क्या है, विशेष्य है। अब अगला है हमारा देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इसका विग्रह करने पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, देव और असुर से बना है देवासुर, तो कौन सा समास होगा ये। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, द्वंद्व समास। जहां पर और अथवा या लगा होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। आइए और थोड़ा देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, पहले पद पर ध्यान दीजिए। पहला पद क्या है यहाँ पर, संख्यावाची। कौन से समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बिल्कुल ठीक, द्विगु समास में। तो हमारा जो चौथा विकल्प है वो सही है। द्विगु में पहला संख्यावाची होता है। चौराहा क्या है, 4 राहों का समाहार। अगला प्रश्न, सही सामासिक पद चुनिए। यहाँ पर जो समास किया गया शब्द है, पद है, उसे आप चुनना है जो बिल्कुल ठीक है। पदार्थ, दिवरात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। ध्यान से देखिए, आप आसानी से पहचान लेंगे। पदार्थ में कोई भी समस्त पद नहीं है क्योंकि एक पूरा एक शब्द है। दिवरात्रि में कुछ मिसिंग है, यानी कि कुछ हटा हुआ है। और त्रिलोकी यानी 3 लोकों का स्वामी, ये बिल्कुल सही है। तो त्रिलोकी हमारा जो समस्त पद है वो सही समस्त पद है। एक और प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है। ध्यान से देखिए और पहचानिए। देश प्रेम, यहां पर यदि हम इसे विग्रह करें तो क्या बनेगा, देश के लिए प्रेम। तो के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है। और विभक्ति चिन्ह कौन से समास में लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, तत्पुरुष समास में। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं कि किस प्रकार से समासों को पहचानते हैं, उनका विग्रह करते हैं।
तो आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शीघ्र ही आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।